नमस्कार दोस्तों। कल जहां पर छोड़ा था उसी से आगे हम आरंभ करते हैं। कल बात हुई थी इकाई की, इकाइयां, और इकाइयों से हमने बात की थी प्रकृति में 4 अवस्थाओं की। वो 4 अवस्थाएं कौन सी हैं उनको एक बार जांच लेते हैं। पहले भी एक इसका हल्का सा इंट्रोडक्शन आपके सामने हुआ था। तो हम अपने चारों तरफ जब घूम के देखते हैं तो पाते हैं कि इस प्रकृति में जो भी वस्तुएं हैं उनको हम 4 भागों में डिवाइड करते हैं। पदार्थ पहला, जिसमें सभी प्रकार की मिट्टी, सभी प्रकार के पत्थर, धातु और मणियां शामिल हैं। जो दूसरी अवस्था है उसमें हम देखते हैं कि सभी प्रकार के पेड़ पौधे, जिसको हम बोलते हैं प्राण, इसमें सभी प्रकार के पेड़ पौधे या कहा जाए कि वनस्पतियां शामिल हैं। जो तीसरी अवस्था है उसको नाम दिया गया है जीव। इसमें सभी प्रकार के जीव जंतु, पशु पक्षी शामिल हैं। और इन सबसे श्रेष्ठ, सबसे बेहतर, जिसके लिए ये पूरी प्रकृति, ये पूरी धरा सजी हुई है, वो ज्ञानावस्था की इकाई। अब चूंकि सारी अवस्था ही है तो इनके आगे अवस्था भी लिख ही लेते हैं। तो पदार्थ से पदार्थावस्था, प्राण से प्राणावस्था, जीव से जीवावस्था, और ज्ञान से ज्ञानावस्था। और इसमें शामिल हैं केवल और केवल मानव, मनुष्य, व्यक्ति। जब इन चारों अवस्थाओं की हम यहां पर बात करते हैं तो बात करेंगे इन अवस्थाओं में व्यवस्था की, इन अवस्थाओं में संतुलन की। अगर धरती के रूप में इसको देखा जाए तो आज भी अलग अलग ग्रह पर, अलग अलग सौर मंडल में, अलग अलग गैलेक्सियों में कुछ ऐसी धरतियां हो सकती हैं जो अभी पूर्णतः विकसित नहीं हुई है, जहां केवल पत्थर ही पत्थर दिखाई देते हैं। जैसे हम चंद्रमा पर जाते हैं, वहां पर मिट्टी, पत्थर, धातु, मणि ये हो ही सकती है। ऐसी अवस्था को या ऐसी धरा को हम एक अन्य नाम भी दे सकते हैं, जिसका नाम है अविकसित। यहां कुछ अभी सजा ही नहीं है, होने के नाम पर केवल यहां पर पदार्थावस्था भी है। जब पृथ्वी की बात करते हैं तो पृथ्वी में, जब पृथ्वी की संरचना हो रही थी तो सबसे पहले यहां केवल पदार्थ ही थे। उसके बाद कुछ अन्य परिवर्तन, रासायनिक और भौतिक परिवर्तन हुए और यह प्राणावस्था का प्रकटन पृथ्वी पर हुआ। तो आज भी कोई न कोई ऐसी धरा, कोई न कोई ऐसी सृष्टि, कोई न कोई ऐसी प्रकृति हो ही गई, कोई न कोई ऐसा ग्रह, गोल, नक्षत्र होगा जहां पर अगर अविकसित है तो अल्प विकसित धरती भी कोई न कोई होगी ही, जहां पर अभी केवल वनस्पतियां ही फल फूल रही है। उसके अलावा कोई ऐसी धरती भी है
जहां अभी मानव प्रकट नहीं हुआ है, वहां पदार्थावस्था है, प्राणावस्था है और जीवावस्था का भी प्रकटन यानी जीव जंतु का प्रकटन भी हो चुका है। संभावना ऐसी भी है कि पृथ्वी के अलावा कोई और भी ग्रह गोल नक्षत्र हो सकता है जहां पर ज्ञानावस्था अर्थात मानव पैदा हो चुका है, उसका प्रकटीकरण हो चुका है। ऐसी धरा को हम विकसित धरा के रूप में संबोधित कर सकते हैं। कितनी सुंदर व्यवस्था है प्रकृति की, जहां पदार्थ तो थे ही, प्राणावस्था के प्रकटन के लिए सारी सुविधा वहां पर उपलब्ध थी। चाहे वो अनुकूल मौसम था रासायनिक भौतिक प्रक्रिया के लिए, या वहां पर रस रसायनों की उपलब्धि। आगे संयोग को देखिए कि पदार्थावस्था है, प्राणावस्था है, इसमें फिर से भौतिक रासायनिक परिवर्तन होता है और यहां प्रकटन होता है जीवावस्था का, एक दूसरे की पूरकता में सहायक। और जब धरा पर मानव का प्रकटीकरण हुआ तो ये पूरी धरा सजी हुई थी उन सभी वस्तुओं से, उस सभी साजो सामान से जो ज्ञानावस्था की इस इकाई को रहने के लिए पर्याप्त थी। हवा, पानी, भोजन, इसके विकास में जो चीजें साधक थी, साधन के रूप में थी, वो सारी इस धरा पर उपलब्ध थी ही। तो कितनी सुंदर व्यवस्था है। इस व्यवस्था में अगर हम आगे देखते हैं कि जो प्राणावस्था है, इनका एक लेन देन चल रहा है। पदार्थावस्था से ही प्राणावस्था का प्रकटीकरण हुआ है भौतिक रासायनिक कारकों के द्वारा। इसमें देखें तो जीवावस्था में भी पदार्थावस्था की महत्वपूर्ण भूमिका है। इनके प्रकटीकरण के लिए, इनके पालन पोषण के लिए, इनकी वृद्धि विकास के लिए, इनकी पुष्टि के लिए सारी चीजें पदार्थावस्था से इनको मिल ही रही है, मानव को भी मिल ही रही है। और मानव केवल पदार्थावस्था से मिट्टी पत्थर धातु मणि ही नहीं ले रहा, वो खाने पीने का सारा सामान प्राणावस्था से ले रहा है। कुछ अन्य भोजन सामग्रियां, कुछ अन्य उत्पादन कार्यों में वो जीव जंतुओं का प्रयोग भी कर रहा है। अर्थात इस चार स्तरीय व्यवस्था में मानव ज्ञानावस्था की सबसे श्रेष्ठ इकाई इन सब से ले ही रहा है। किसके लिए? अपने पोषण के लिए, संरक्षण के लिए। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। यहां देखने का विषय यह है कि जब पदार्थावस्था से प्राणावस्था उत्पन्न हुई तो इनके मरने के बाद, इसमें जीना मरना नहीं होता, लेकिन जैसे ही पेड़ से पत्ती टूटी वो पुनः पदार्थावस्था में कन्वर्ट हो गई। यानी पदार्थावस्था से प्राणावस्था कुछ ले भी रही है और दे भी रही है। इनके बीच में ये लेन देन का कार्य सुचारू रूप से चल ही रहा है। यहां पदार्थावस्था की बात करते हैं। पदार्थावस्था जीवावस्था को दे तो रहा था, लेकिन जैसे ही एक जीव का शरीर शांत होता है वो वापस मिट्टी में कन्वर्ट हो जाता है। यानी जो पदार्थावस्था थी वो पुनः पदार्थावस्था में कन्वर्ट हो जाती है। समझ रहे हैं? ठीक इसी प्रकार इन दोनों का भी आपस में लेन देन है ही। अर्थात ये जीवावस्था की जो वस्तुएं हैं ये अपने भोजन के लिए वनस्पतियों का प्रयोग करती हैं और इनके मल मूत्र से जो खाद बनती है वो जमीन की उर्वरा शक्ति को बढ़ाती है, जहां से वनस्पतियों को पुष्टि मिलती है, इनका पोषण होता है। तो इन दोनों के बीच में भी एक सुचारू रूप से लेन देन चल ही रहा है। अब
बारी आती है ज्ञानावस्था की इस महान इकाई की। ज्ञानावस्था की वो इकाई जिसके पास समृद्ध मेधस यानी दिमाग, विकसित दिमाग है। दिमाग तो इनमें भी है, फिर इसमें और इसमें क्या फर्क रहा? फर्क इतना ही है कि इनमें दिमाग है और ये दिमाग का प्रयोग केवल जीने के लिए करते हैं, लेकिन यहां जो मानव है वो मानव ज्ञानावस्था की इकाई अपने इस मेधस का प्रयोग वो कर रहा है अपनी कल्पना शक्ति के लिए। वो जो चाहता है उसकी कल्पना कर ही लेता है, और जिसकी कल्पना कर लेता है उसके लिए वो स्वतंत्र है, उसके निर्माण के लिए। तो दो हथियार मानव लेकर आता है विकसित रूप, दिमाग के रूप में, मेधस के रूप में, वो है कल्पना शक्ति और उसकी कर्म स्वतंत्रता। इन्हीं का प्रयोग करके आज मानव जो भी है, जहां जिस स्थान पर है, जो साधन सुविधा उसने जुटाई है, वो इन्हीं दो के कारण है। लेकिन मानव कर क्या रहा है? और प्रकृति में जब ये तीन अवस्थाएं, मानव से ऊपर की जो तीन अवस्थाएं हैं, अवस्था नंबर 1, अवस्था नंबर 2, अवस्था नंबर 3 और अवस्था नंबर 4, ये तीन अवस्थाएं एक दूसरे के साथ व्यवस्थित रूप में हैं। कोई व्यवस्था किसी अन्य व्यवस्था का शोषण नहीं कर रहा। इनके बीच लेन देन का कार्य सुचारू रूप से चल ही रहा है। लेकिन अब यह देखना है कि ज्ञानावस्था की इकाई पदार्थावस्था के साथ किस प्रकार का लेन देन कर रही है। मनुष्य अपनी साधन सुविधाओं के लिए धरती के सीने को फाड़कर उसके नीचे से पत्थर, धातु और मणि निकाल रहा है अपनी सुख सुविधाओं के लिए, लेकिन वापस क्या दे रहा है? करोड़ों वर्षों के बाद जो कोयला और जैविक ईंधन जमीन में तैयार हुआ, उसे निकाल ही तो रहा है, बदले में क्या कर रहा है? सोचिए, कोई सार्थक कार्य हो रहा है? निकाला जा रहा है जमीन के नीचे से और दूषित किया जा रहा है जमीन के ऊपर के वातावरण को। दिया क्या जा रहा है? कुछ नहीं। ये जो जैविक ईंधन है, ये जो धातु है, ये जो मणि है, इनको बनने में मानव का क्या योगदान है? क्या कल्पना शक्ति है? क्या कर्म स्वतंत्रता है? उसको जब देखेंगे, सोचेंगे, जांचेंगे, तब दिमाग में आएगा कि भाई ये दे रहा है या नहीं दे रहा, इस पर एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क है। ऐसे ही ज्ञानावस्था की ये इकाई यहां वनस्पतियों से ले तो रही है खाने पीने का सामान, लेकिन अपने लालचवश इनको दे क्या रहा है? आज खाद जैविक खाद नहीं, रासायनिक खाद, और जमीन की उर्वरकता को सो कॉल्ड, ये कहते ना कि जमीन की उर्वरकता बढ़ाई जा रही, कैसे? रसायनों के प्रयोग से। रासायनों के प्रयोग से बीमारियां घट रही है, बढ़ रही है। जो वंश परंपरा थी, जो बीज परंपरा थी, वो क्या हो रही है? जमीन दूषित हो रही है। दूषित होने के कारण वो सारी बीमारियां हम में आ रही है। तो यहां भी एक बड़ा क्वेश्चन आ रहा है कि मानव ने, ज्ञानावस्था की इकाई ने यहां से ले तो लिया, लेकिन दे क्या रहा है? और जो दे रहा है, क्या वो इस वनस्पति की पुष्टि के लिए, इसके संवर्धन के लिए सहायक है? यहां जांचना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। आप सोचिए। दूसरा, जीवावस्था की इकाइयों के साथ ज्ञानावस्था का क्या संबंध है? यहां भोजन के रूप में, भोजन ये नहीं कि वो इनको मार के खा जाए, कई चीजों में इनका दूध है, इनसे कई और
दवाइयां मेडिसिन बनती ही है, उनसे वो ले तो रहा है, लेकिन इनको दे क्या रहा है? इनका मात्र शोषण ही मनुष्य कर रहा है, चाहे सुविधा के लिए या उस सुविधा से प्राप्त होने वाले क्षणिक सुख के लिए। मनुष्य इन तीनों अवस्थाओं का शोषक है, शोषण करता है, या इनके लिए पोषक है, इनका पोषण करता है, एक बार जानने की जरूरत है। अध्ययन के बाद आप पाएंगे कि यहां इन तीन में तो बहुत सुंदर व्यवस्था है। अगर मानव भी इस व्यवस्था का हिस्सा बन जाए, धरती का सीना ना फाड़े, केमिकल्स का प्रयोग वो खेतों में ना करे, साथ ही जीवावस्था के साथ भी अगर वो संतुलन बना के रखता है, तो आप कल्पना कीजिए वो धरा कैसी होगी। ना जहां कोई रोग होगा, कोई बीमारी होगी, कोई शोषण होगा, बिल्कुल नहीं। केवल एक ही संबंध निर्वाह का, जानकर मानकर पहचान कर निर्वाह का अगर वही मानव करना शुरू कर दे, तो ये पूरी धरा संतुलन में आ जाएगी। तो ये जो ऊपर देखा आपने, ये मानव का संबंध है प्रकृति के साथ, और मानव ने प्रकृति के साथ अपना कैसा संबंध स्थापित किया है, इस डायग्राम में वो दिखाई दे रहा है। अब हम बात करेंगे मानव का मानव के साथ संबंध। दो तरह का संबंध है मानव का मानव के साथ संबंध, और मानव का प्रकृति के साथ संबंध। प्रकृति के साथ संबंध अर्थात ये जो तीन अवस्थाएं हैं, इनके साथ संबंध, इनको हमने भली भांति जाना है। आप सोचते रहिए, चिंतन करते रहिए कि जो कुछ मानव ने प्रकृति के साथ किया वो सही था। आप इस डायग्राम से असहमत होने का प्रयास भी कर सकते हैं, उस पर भी आप चिंतन करते ही रहिए। आगे बढ़ते हैं। जब ये मानव जब जीने का व्यवहार करता है, तो ये किसके साथ करता है? सबसे पहले मानव जो रह रहा है, वो रह रहा है अपने परिवार में। परिवार के बाद वही मानव रह रहा है समाज में। यानी एक मानव का व्यवहार परिवार में भी है, समाज में भी है, और जो मानव ने व्यवस्था अपने चारों तरफ खड़ी है, जिसको हम बोलते हैं मानवकृत व्यवस्था। ध्यान दीजिए, ये प्राकृतिक व्यवस्था है और ये मानवकृत व्यवस्था है, जो मानव ने अपने चारों तरफ व्यवस्थाओं का जंजाल खड़ा कर लिया है। हम उस व्यवस्था की बात कर रहे हैं। वर्तमान में ज्यादा दूर नहीं जाते, हम स्वयं से, स्वयं के परिवार से, स्वयं के समाज से और स्वयं की व्यवस्था से, जहां हम आसपास में रह रहे हैं, उसी में थोड़ा झांक कर देखने का प्रयास करते हैं। यहां जो मानव है, अब देखिए, पदार्थावस्था में, प्राणावस्था में, जीवावस्था में किसी प्रकार का कोई संकट, कोई तनाव, कोई झगड़ा, कोई विवाद, कोई क्लेश नहीं है। ये सुख के साथ खुशी खुशी एक दूसरे के साथ निर्वाह कर ही रहे हैं। व्यवस्था है, सब अपने अपने को यहां पर शो कर रहे हैं, अपनी व्यवस्था को उजागर कर ही रहे हैं। मानव है, बीइंग ए मानव, मैं अगर स्वयं के अंदर भी झांक कर देखता हूं, तो मेरे अंदर क्या है? मेरे अंदर पीड़ा है, तनाव है, दुख है। क्या मेरे अंदर निरंतर सुख है? नहीं है। अगर मेरे अंदर कोई सुख है, तो वो क्षणिक सुख है, जिसकी हमने पहली ही वीडियो में बात की थी। सुख क्या है? जब मैं खुद में तनाव से परेशान हूं, मैं खुद तनाव युक्त हूं,
तो मेरे परिवार में क्या होगा, सुख शांति होगी या मेरे परिवार में क्लेश होगा। इसको भी देखना है। और जब मैं खुद में सुख शांति पूर्वक नहीं रहा, मुझ में खुद में तनाव है, मुझ में खुद में भूख है, मैं भरा हुआ हूं लालच से, भोग अति भोग से, लालच की, भोग की और काम की, इनसे भरा पड़ा हूं मैं, तो मेरे समाज में फैल क्या रहा है, भय। इतना भय कि आज कोई बहन बेटी अकेली घर से निकलने में हिचकिचाती है। शोषण हो रहा है तो एक बार झांक के देखिए, वो शोषण अपनों में हो रहा है या परायों में। मानव की पीड़ा से, मानव के तनाव से, मानव के दुख से ये सारी व्यवस्था ऐसी होगी कि मेरे परिवार में शांति नहीं है, इस समाज में निडरता नहीं है, भय ही कायम है। और मानवकृत जो व्यवस्था है उसमें झांक कर देख ले, है क्या व्यवस्था। कहने को तो मानवकृत व्यवस्था है, लेकिन इसमें है क्या, इसमें है अव्यवस्था। सबका अपना अपना सुख, सबके अपने अपने नियम, सबकी अपनी अपनी गति और सबका अपना अपना प्रयास एक दूसरे से आगे बढ़ने का, एक दूसरे से आगे निकलने का। यहां भी किसी प्रकार का कोई संतुलन नहीं है। परिवार में भाइयों के बीच में झगड़ा, बहनों के बीच में झगड़ा, कलेश से भरा हुआ मेरा परिवार। एक सूत्र था, जिसके पास जो होगा वही बांटेगा। आज यहां मेरे पास दुख पीड़ा तनाव है, लालच है, भोग है, काम है, मैं वही अपने परिवार को दे रहा हूं, वही अपने समाज को दे रहा हूं, वही मानवकृत व्यवस्था को दे रहा हूं। एक परंपरा चल पड़ी है गलत की। जब मैं अपने परिवार को पीड़ा दे रहा हूं, मेरा परिवार मुझे क्या दे रहा है, सोचना पड़ेगा। ये लेन देन अगर हो रहा है परिवार के और मेरे बीच में, तो ये लेन देन किस चीज का है, देखना पड़ेगा। ऐसे ही समाज के साथ मैं क्या दे रहा हूं और समाज से क्या ले रहा हूं। व्यवस्था में भी मेरा यहां से, जब ये परिवार व्यवस्था के साथ जुड़ता है, समाज एक व्यवस्था के साथ जुड़ता है, तो यहां भी एक क्वेश्चन मार्क आ जाता है कि हम क्या ले रहे हैं, दे रहे हैं, वो सार्थक है या कैसा है। एक चीज देखते हैं, कोई भी हम फल लगाते हैं या बीज लगाते हैं किसी भी चीज का, तो उसका बीज लगता है, पहली बार उसके ऊपर 2-4 फल आते हैं, उसके बाद धीरे धीरे कुछ वर्षों बाद वो पूरा पेड़ फलों से भर जाता है। तो देखिए आप, और फिर ये एक परंपरा चलती है जिसको हम बीज परंपरा बोलते हैं, कि यहां से जो फल गिरा उस फल से फिर एक पेड़ लगागा, उस पे भी फिर अलग अलग फल लगेंगे। तो ये बीज परंपरा, यहां देखिए एक गुठली से ये कितने सारे बीज या गुठलियां बन के कितने सारे वृक्षों का निर्माण कर रही है। तो यहां से देखिए आप, अगर ये पेड़ मेरे पास अच्छा फल देने वाला है, तो अच्छे फल देने वाले जो बीज हैं, जो ओर है, वो एक परंपरा चल चुकी है, अच्छाई की परंपरा चल चुकी है, और अच्छा ही अच्छा होता जा रहा है। लेकिन यहां परंपरा किस चीज की चली, हम दे क्या रहे हैं। मेरा समाज के साथ, मानवकृत व्यवस्था के साथ जो संबंध है वो 3 चीजों से है। पहला है लाभोन्माद, जिसको हमने लालच कहा, अधिक से अधिक लाभ कमाने की प्रवृत्ति, अपनों को भी नहीं छोड़ रहा, वहां भी मैं लाभ देख रहा हूं, ऐसी स्थिति मानव की आ गई है।
भोगोन्माद, जितनी भी वस्तुएं हैं चारों पिछली तीन अवस्थाओं में उनको मानव भोग अति भोग करके भोग ही रहा है, तो ये हो गया भोगोन्माद। तो मानव लाभोन्मादी है, भोगोन्मादी है और कामोन्मादी है। संबंध कैसे हो गए हैं हमारे? पति पत्नी संबंध को ही देख लीजिए, अपने चारों तरफ क्या जो सराउंडिंग है उसको देख लिए, माहौल कैसा होता आ रहा है। कामोन्मादी भी है, काम से भरा हुआ है। यही कारण है, इसी कामोन्मादिता के कारण, भोगोन्मादिता के कारण, लाभोन्मादिता के कारण समाज में भय है। अब जब इसके बीच में हम एक ये लाइन खींच रहे हैं, यहां ये डेंजर लाइन, तो जब इसको देखेंगे तो ये जो व्यवस्था है जिसमें चार अवस्थाएं हैं, पदार्थावस्था, प्राणावस्था, जीवावस्था और ज्ञानावस्था, ये सारी अस्तित्व में है, प्रकृति में है। तो ये जो है यही अस्तित्व है और ये आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट है, तो ये सहअस्तित्व में है। लेकिन नीचे क्या? नीचे की जो व्यवस्था है वो मानवकृत है, मानव ने खुद बनाई है। तो इसको हम नाम देंगे संसार का। अब आप देखिए, यहां ये चारों अवस्थाएं अगर संतुलित है तो यहां खुशी है, यहां सुख है, यहां प्यार है, प्रेम है, विश्वास है, श्रद्धा है, ममता है। कहां? अस्तित्व में, सहअस्तित्व में। सुख कहां था? सहअस्तित्व में। समाधान कहां था? सहअस्तित्व में। यहां एक ये जो इकाई है, ज्ञानावस्था की इकाई, अगर ये संतुलित हो जाए, इसे अगर ज्ञान मिले, ज्ञानावस्था की तो इकाई है, लेकिन क्या इसके पास ज्ञान है? और अगर ज्ञान है तो वो ज्ञान शोषण के लिए है या पोषण के लिए, इसको जांच ले। ज्ञान केवल सही का होता है, गलत का कोई ज्ञान नहीं होता। इसलिए अभी इसे ज्ञान है ही नहीं, मुझे करना क्या है पता ही नहीं है, बस एक अंधी दौड़ में दौड़े जा रहा है, नंबर 1 आने के प्रयास में। दौड़ भी किससे? स्वयं से, अपने आने वाली पीढ़ियों से। एक बार अपने पिछले 300 साल का, 200 साल का रिकॉर्ड देख ले। हमारे यहां ज्ञान अर्थात शिक्षा, जिसे हम ज्ञान मानते हैं, ज्ञान का मतलब हमारे पास क्या है? शिक्षा। ये शिक्षा तो बढ़ी ही है, लेकिन इस शिक्षा के बढ़ने के बाद हमारी जो परेशानियों का लेवल है वो घटी है या बढ़ी है, एक बार जांच ले। ज्ञान के बाद समस्या का समाधान होता है या वो समस्या एक विकट रूप में हमारे सामने आती है, इसको देखने का जरूरत है। ज्ञान का अर्थ क्या है? ज्ञान का अर्थ समाधान है। इस समाधान की कसौटी पर भी अगर हम इस ज्ञान को देखते हैं जो हम वर्तमान में ले रहे हैं, तो एक बार समझना पड़ेगा कि क्या ये ज्ञान समाधान के लिए है? अभी तक तो जो ज्ञान हम ले रहे हैं उससे केवल हमारी समस्याएं ही बढ़ी है। समाधान तो इस ज्ञान से हुआ नहीं है। तो सुख था तो वो अस्तित्व में था, दुख कहां है? संसार में। कौन सा संसार? जो मानव ने स्वयं बनाया है। किससे प्रेरित होकर? लाभोन्माद, भोगोन्माद और कामोन्माद से। क्या मिला इनसे? मनुष्य के आचरण में लालच, अतिभोग और काम। इनसे क्या हुआ? पीड़ा हुई, तनाव हुआ, कलेश हुआ, दुख हुआ। बीज किसका लगा? दुख का। इन पेड़ पौधों से मिला क्या? दुख मल्टीप्लाई हो रहा है।
प्रकृति की बहुत अच्छी ये क्वालिटी है कि यह सब कुछ मल्टीप्लाई होता है, दुख भी मल्टीप्लाई होता है, समस्याएं भी मल्टीप्लाई होती हैं, सुख भी मल्टीप्लाई होता है और समाधान समृद्धि भी मल्टीप्लाई होती है। लेकिन उसके लिए हमें एक कदम बढ़ाना पड़ेगा यहां से इस व्यवस्था में आने के लिए, यानी संसार से हमें अस्तित्व की तरफ आना पड़ेगा, व्यवस्थाओं को समझना पड़ेगा, व्यवस्थाओं में अपनी भूमिका को, अपने रोल को समझना पड़ेगा। तब आप देखेंगे कि ये जो सुख है वो सुख यहां भी होगा, यानी हमें अस्तित्व में जीना है, मानवकृत व्यवस्था या समाज में या संसार में नहीं। काम इस ज्ञानावस्था की इकाई मनुष्य पर करना है, क्योंकि ये मूल इकाई है, ये एक है, यहां अकेला है, परिवार में इस जैसे और भी है। जब ये समाधानित होगा, इसके अंदर समाधान आएगा, इसके अंदर ज्ञान होगा, इसे सत्य की पहचान होगी, तो ये आगे अपने आप को प्रमाणित करने के लिए इनको भी ज्ञान देगा। ज्ञान का मल्टीप्लीकेशन शुरू, यहां ये परिवार इसको भी ज्ञान देगा। मैं सुधरा, मुझे ज्ञान हुआ, मैं सार्थक प्रयास कर रहा हूं संतुलन के लिए, अपने परिवार को समझाया, मेरे परिवार के आचरण को देख के सीखेगा ये संसार भी, ये समाज भी। जब समाज ठीक होगा, आज मेरा समाज ठीक हुआ है, कल आपका समाज ठीक होगा, इसका समाज ठीक होगा, उसका समाज ठीक होगा, और ये मानवकृत व्यवस्था कन्वर्ट हो जाएगी प्रकृति की 3 अवस्थाओं के साथ संतुलन में। इस पर विचार करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। इसको मैं थोड़ा मिटा देता हूं एक बार। इस वर्तमान अवस्था में मुझे पीड़ा, तनाव, दुख, क्लेश, भय और असंतुलन मिल रहा है, लेकिन अब अगर मैं सोचकर देखूं तो मेरी चाहत क्या है? मानव की चाहत क्या है? अगर मैं इसको थोड़ा समझने का प्रयास देखता हूं तो मुझे क्या चाहिए? मुझे पीड़ा, तनाव, दुख से मुक्ति चाहिए, यानी मुझे सुख चाहिए। सुख कहां है? सुख समाधान में है, सुख ज्ञान में है। मेरे परिवार को क्या चाहिए? ये जो चाहत है, इसको मैं थोड़ा सा और आपको करता हूं। ये है चाहत मानव की। तो मानव की चाहत वो क्या है? मानव को स्वयं में क्या चाहिए? स्वयं में चाहिए सुख, समाधान और ज्ञान। पहली क्लास में बात हुई थी, समाधान ही सुख है, ज्ञान ही सुख है, स्वीकृति ही सुख है। ये उसी के पर्याय है। तो मानव स्वयं में क्या चाहता है? सुख, समाधान। और वो परिवार में क्या चाहता है? अभी परिवार में क्या है? अभी देख भी ले, यहां भी दे। ये चाहत है और ये वर्तमान में है। तो स्वयं में क्या था? यहां पर स्वयं में तनाव था, दुख था। और यहां परिवार में क्या था? परिवार में था क्लेश। कौन कौन लोग हैं जो क्लेश चाहते हैं? चाहता है कोई पीड़ा? परिवार में टेंशन, भाई भाई का झगड़ा, मां बेटे का झगड़ा, पिता पुत्र का झगड़ा, चाहता है कोई? नहीं। परिवार में चाहता है तो केवल समृद्धि। और एक बात है, ये तो मान्यताओं में भी कहा है कि जिस घर में क्लेश होता है वहां लक्ष्मी निवास नहीं करती। झगड़ो मत, सुबह का टाइम है, शाम का टाइम है, झगड़ो मत। जिस घर में झगड़ा होता है
लक्ष्मी निवास नहीं करती। ये मान्यताओं की बात है, मैंने भी सुना है। परिवार जहां स्वयं में सुख होगा, जिसके पास सुख है वो सुख ही बांटेगा। तो जब मेरे परिवार में सुख आएगा तो मेरे परिवार में समृद्धि का भाव होगा। समृद्धि क्या है, यहां हल्का सा मैं आपको इसका हिंट दे देता हूं कि मेरे परिवार को जो चाहिए वो उपलब्ध है, आवश्यकता से उपलब्ध है, और इतना उपलब्ध है कि कोई जरूरतमंद आ जाए तो उसकी जरूरत को पूरा करने के लिए भी मैं तैयार हूं। यानी आवश्यकता से अधिक उत्पादन। यहां मैं किसी भी चीज का उत्पादन या कोई भी सेवा केवल अपने परिवार मात्र के लिए नहीं करूंगा, बल्कि सर्व सुख के लिए करूंगा। अभी परिवार के बाद जो मेरा अगला आचरण था वो समाज में था। फिलहाल समाज में क्या है, भय। मुझे चाहिए क्या कि मेरा बेटा मेरी बेटी किसी भी टाइम किसी भी समय कहीं भी बिना भय के निडर होके आ सके जा सके। तो मुझे समाज में क्या चाहिए, अभयता। अभी व्यवस्था में क्या है, या इसको बोले कि हम संसार में बोल ले या व्यवस्था में बोल ले, तो संसार ही लिखेंगे। तो क्या है व्यवस्था में, यहां आप संसार और व्यवस्था, माफी चाहूंगा मैंने फिर से उसको उधर लिख दिया। संसार में या जगत में, जगत भी तो है ना, वो कहते ना कि जगत मिथ्या, कैसे मिथ्या, उस पर भी बात होगी। संसार में भी क्या है, संसार में अभी असंतुलन है, या इसको एक नाम और दे सकते हैं हम, प्रकृति, जो ऊपर देखा था हमने। तो मानव की चाहत क्या है कि प्रकृति में क्या हो, प्रकृति में संतुलन हो, ताकि किसी प्रकार की कोई पीड़ा, कोई बीमारी, कोई प्राकृतिक आपदा, कोई प्राकृतिक संकट ना आए, धरती बीमार ना हो, ग्लोबल वार्मिंग ना हो। ये चाहत है मानव की। इसके लिए करना क्या है, इस पर भी बात करते हैं। इसके लिए बस करना इतना है भैया कि यहां ये जो मानव है, इस मानव को समझदार होना है। मानव को समझदार होने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, इसके लिए ज्ञान अर्जन करना पड़ेगा। जब ये ज्ञान होगा मानव को, तो मानव क्या बनेगा, समझदार। क्यों हुआ, क्योंकि समझदार होगा तो मानव के पास हर चीज का समाधान होगा, और समाधान बराबर है सुख। बढ़िया। जब ये मानव समझदार होगा तो परिवार में अपनी जिम्मेदारी को समझेगा, यानी जिम्मेदार होगा। और जिम्मेदार होकर ये करेगा क्या, जिम्मेदार तो हो गया। अब जिम्मेदार आदमी क्या करेगा, जो वो खुद है यानी ज्ञान है, वो परिवार में क्या देगा, ज्ञान देगा और समझ देगा। समझ रहे हैं, ये सूत्र भी था बाबा जी का, जिसके पास जो होगा वही बांटेगा। अब मानव के पास ज्ञान है, वो ज्ञान बांटेगा। मानव की पहली कर्मस्थली उसका परिवार है, उसने परिवार में ज्ञान बांटना शुरू कर दिया। अब ज्ञान बांटने के बाद क्या होगा, ईमानदारी आएगी। और सच बताइए, जब ईमानदारी आएगी तो क्या होगा, क्या होगा, उसका व्यवहार कैसा होगा। अब मेरे अंदर ईमानदारी आ गई तो मेरे समाज में भी क्या आ गई, ईमानदारी बटी रही है। और जब ये होगा तो जब
समझदार हुआ, जिम्मेदार हुआ, ईमानदार हुआ, तो अब ये करेगा भागीदारी। भागीदारी कहां? व्यवस्था में। भागीदारी तो अभी कर रहा है मानव, लेकिन कहां कर रहा है? व्यवस्था में। लेकिन जब ज्ञान संपन्न हो जाएगा, समझ उसके अंदर आ जाएगी, तो वो भागीदार होगा व्यवस्था में, यानी प्रकृति में। यानी यहां इसमें जो कमियां थी, अब वो धीरे धीरे इसकी कमी ठीक होने लगेगी, और ये जो लाल निशान था, ये धीरे धीरे ग्रीन में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अब आप खुद देखिए, ऊपर लिखा हुआ था कि जब मुझ में समाधान आ जाएगा, तो ये जो मानव है, ये मानव क्या होगा? जब इसमें समाधान आएगा तो मानव क्या होगा? सुखी होगा। क्यों सुखी हो गया? क्योंकि उसके पास ज्ञान आ गया, उसके पास समझ आ गई। समझदारी पूर्वक ही मानव समझदार होता है। समझ के आने से मानव क्या हुआ? समझदार हुआ। समझदार हुआ तो क्या हुआ? समाधानित हो गया। समाधानित हुआ तो क्या हो गया? सुखी हो गया। अब रिवर्स की जो प्रोसेस थी, जो केवल यहां पर विनाश ही विनाश था, ज्ञान के आने से वो शुरू हो गया है। जो पीड़ा थी, वो पीड़ा, ये पीड़ा अब सुख में कन्वर्ट होनी शुरू हो गई है। परिवार जब जिम्मेदारी आ गई और वो जिम्मेदारी का निर्वाह कर रहा है, यानी वो खुद ज्ञान से भरा हुआ है और आगे अपने परिवार को ज्ञान दे रहा है, समझ दे रहा है, तो परिवार में क्या आएगी? परिवार में समृद्धि आएगी। आज हमारे परिवार में समृद्धि नहीं है, कलेश है। ज्ञान आने से परिवार में समृद्धि आना आरंभ हो गया। जब ये समझदार होकर जिम्मेदार हुआ तो समृद्धि आई। जिम्मेदार होकर जब ये ईमानदार हुआ, अब इसे लालच नहीं है, वो केवल व्यवहार में, वस्तुओं में, भौतिक वस्तु में ही ईमानदार नहीं हुआ, वो पति पत्नी संबंधों में भी ईमानदार हो गया। यानी जो कामोन्माद था वो भी उसका शांत हो रहा है। जो अति भोग की इच्छा थी, अब मानव केवल शरीर को भरने के लिए नहीं खा रहा, सुख के लिए नहीं खा रहा, बल्कि शरीर को स्वस्थ कैसे रखा जाए उसके लिए वो भोजन कर रहा है। तो भोग की जो उसकी स्थिति थी वो समझ गया है। अब वो वस्तुओं का, इन तीनों अवस्थाओं का प्रयोग सुविधा के रूप में नहीं कर रहा, साधन के रूप में कर रहा है। तो उसकी जो अति भोग वाली प्रवृत्ति थी वो भी कन्वर्ट हो जाएगी ईमानदारी से। और समाज, जब समाज में ईमानदारी आई तो समाज क्या हो गया? भय मुक्त। और जब ये सारी चीजें हो गई और जब मानव अपनी समझदारी के साथ, जिम्मेदारी के साथ, ईमानदारी के साथ आचरण करता है, तो व्यवस्था में उसकी भागीदारी हो जाती है। भागीदारी कौन सी व्यवस्था में? नीचे तो अव्यवस्था ही थी, ऊपर थी ये व्यवस्था, और नीचे क्या थी? अव्यवस्था। तो जब वो भागीदार होगा, किस में भागीदार होगा? व्यवस्था में होगा, तो प्रकृति में होगा संतुलन। कहां होगा संतुलन? भागीदारी कहां हुई? प्रकृति में और व्यवस्था में। तो व्यवस्था में क्या हो गया? संतुलन। और यहां से परंपरा आरंभ हो गई। एक परंपरा आरंभ हो गई, और ये परंपरा किसकी थी? ये परंपरा थी समझ की। ये परंपरा है ज्ञान की। इतना ही तो करना है, इससे कम में कुछ होगा नहीं। अगर आप ये सोचते हैं कि मुझ में समझ आ गई, सोचने का प्रयास करें। मैं समझदार हो गया, ज्ञान संपन्न हो गया, अगर मैंने उस ज्ञान को अपने परिवार तक नहीं पहुंचाया, यहां तक रख दिया, तो क्या मेरा परिवार ज्ञान संपन्न होगा? क्या उनका ये लाभोन्माद, कामोन्माद, भौतिक जो भोगोन्माद है, ये शांत होगा? क्या परिवार में समृद्धि आएगी? सोचना है। इतना ही करना है, चारों अवस्थाओं में ही करना है। यहां एक से बात नहीं बनेगी। अगर पूरे समाज के अंदर मेरा ही परिवार ज्ञान अवस्था में है, तो क्या मैं सर्वाइव कर पाऊंगा? ज्ञान को फैलाना है, ज्ञान का नियंत्रण जरूरी है। नियंत्रण, यहां नियंत्रण वो हिंदी भाषा वाला नियंत्रण नहीं है, कंट्रोल नहीं करना ज्ञान को।
जीवन विद्या में जो नियंत्रण का अर्थ है वो है उसका फैलाव, ज्ञान का फैलाव, व्यवस्था का फैलाव। एक परंपरा बनेगी और सब कुछ ठीक होता चला जाएगा। लेकिन ये करना किसको है? ये करना एक समझदार मानव को है, जो समझना चाहता है, जिसे भी स्वयं में सुख चाहिए। और सुख भी कैसा, ये ध्यान दीजिए, यहां जो सुख मिल रहा है वो निरंतर वाला सुख है। और यहां जो मानव ने शरीर से इन सब चीजों से सुख लिया, वो कौन सा सुख इनसे ले रहा था? वो ये कौन सा सुख ले रहा है मानव? ये क्षणिक सुख है। ये जो ग्रीन एरो आप अगर देख रहे हैं अभी, जिनका मानव अभी प्रयोग कर रहा है, चाहे वो जमीन के संसाधन है, चाहे वो पदार्थावस्था है, चाहे प्राणावस्था जीवावस्था है, उनका प्रयोग वो सुविधाओं के लिए कर रहा है। जब साधनों के रूप में प्रयोग करेगा तो परंपरा चलेगी साधनों के रूप में प्रयोग करने की। जब इन व्यवस्थाओं का, इन अवस्थाओं का जो प्रयोग है वो साधन के रूप में होगा तो शोषण होगा या नहीं होगा, अब जांच के देखिए। इतनी ही जांच की वस्तु थी। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, फिर से उस सूत्र को रिमाइंड करते हैं। जिसके पास जो है वो वही बांटेगा, सुख वाला सुख बांटेगा, दुख वाला दुख बांटेगा। समझ वाला समझ बांटेगा, ज्ञान वाला ज्ञान बांटेगा, सुख वाला सुख बांटेगा। ये आज हमने देखा कि मानव में दुख का, पीड़ा का कारण क्या है। पहली वीडियो में हमने देखा था कि सुख क्या है, फिर क्या हम सुखी है, फिर मैं क्या हूं, मैं कौन हूं। मैं में फिर हमने शरीर को देखा, जीवन को देखा, दोनों एक साथ है, दोनों का सहअस्तित्व था तो मानव था। शरीर के अंदर भी जीवंत रूप में हमने सहअस्तित्व को देखा, एक दूसरे के साथ मिलकर काम हो रहा था। सहअस्तित्व है ही इतना अच्छा, सब मिलके ही काम होता है। यही सहअस्तित्व मुझे अपने परिवार में, अपने समाज में, अपनी व्यवस्था में ये जिम्मेदारी निभाएगा। परिवार में समझदारी कहां निभाएगा, समाधान कहां होगा, स्वयं में। ईमानदारी कहां होगी, समाज में। भागीदारी कहां होगी, व्यवस्था में। अब इसको देख लिया है, इसको एक बड़े कैनवस पर आज हमने प्रकृति की चारों अवस्थाओं को देखा, सुख और दुख के कारण को देखा, समझा। अगली वीडियो में हम बात करेंगे संबंधों की। यानी मैं हूं, मैं जान गया कि मैं मानव हूं, मैं शरीर और जीवन का अभाज्य रूप हूं। अब मैं अपने चारों तरफ देख रहा हूं कि एक समाज है, तो ये समाज, ये संसार, ये क्या है, इसको जांचना है। ये वही जांच है। संसार में क्या है, ये संसार है, ये अस्तित्व है, इसको जानने का प्रयास किया। अब इस संसार में, इस अस्तित्व में मेरा किसी के साथ संबंध क्या है, इन संबंधों को हम जांचेंगे अगली किसी वीडियो में। उसके बाद ये जो अस्तित्व में देखा हमने, सह अस्तित्व, एक दूसरे के साथ मिलके चलना, अब ये वास्तव में हमारी जो पहली वीडियो था उसका नाम था सह अस्तित्व मानव में। अब हम बात करेंगे असली सह अस्तित्व की, कि यह सह अस्तित्व है किसका। मैं मानव हूं, इस पूरी प्रकृति व्यवस्था की एक छोटी सी इकाई। पता नहीं कितने लाख, कितने करोड़ प्रकार की पौधों की जातियां हैं, ऐसे जीव जंतु पता नहीं कितने प्रकार के, मिट्टिया पत्थर धातु मणि पता नहीं कितने हजारों प्रकार के हैं, लाखों प्रकार के हो सकते हैं। उसमें से मैं एक मानव, मैंने मानव में सहअस्तित्व देखा। अब हम प्रकृति में सहअस्तित्व को देखेंगे, अस्तित्व में सहअस्तित्व को देखेंगे, जिसका नाम है अस्तित्व ही
सह अस्तित्व है, ये भी हमारी किसी अगली वीडियो में इसी हफ्ते आने वाला है। तो तब तक के लिए कीजिए इंतजार और मुझे दीजिए आज्ञा। मैं कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं अपने सभी श्रेष्ठ भाई बहनों का, जिनके प्रयास से ये जीवन विद्या का ज्ञान मेरे अंदर मैं इसको स्वीकार कर पाया। और सबसे बड़ी कृतज्ञता बाबा जी की, जिनकी प्रेरणा स्वरूप हम सब आप सब के साथ आगे बढ़ ही रहे हैं। यहां अगर मुझसे कोई भी गलती हुई है, मैं कुछ भी बात स्पष्ट नहीं कर पाया या मेरी जीवा से, मेरे मुख से कोई गलत शब्द निकला है जिसको नहीं कर पाया, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी मेरी है। बाबा जी ने जो ज्ञान दिया है वो पूर्ण ज्ञान है, उस ज्ञान में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। अगर यहां कुछ कमी रही होगी तो वो मेरे प्रेजेंटेशन में रही होगी, और अगर रही है तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। धन्यवाद।